हेलो दोस्तों, आज हम कार्ल रिटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि जो हमने कल हमबोल्ट के बारे में पढ़ा था, उनके एक साथी रहे हैं कार्ल रिटर, जो दोनों ही एक जर्मन विद्वान हैं और दोनों ने ज्योग्राफी को जितना दिया है शायद ही उतना ज्योग्राफिकल कंट्रीब्यूशन या कहूँ या ज्योग्राफिकल काम कहूँ किसी दूसरे विद्वान ने दिया हो या किया हो। तो हमबोल्ट और कार्ल रिटर मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर कहलाते हैं और मैंने इस डायग्राम के थ्रू बताना चाहा है कि ये कार्ल रिटर आपके आराम चेयर की एक उपाधि दी गई है। आराम चेयर में अकेले आपके कार्ल रिटर नहीं हैं, इनके साथ साथ ही शाबोमैन, इमैनुअल कांट और कार्ल रिटर, इन विद्वानों ने ऐसा कहते हैं कि ये फील्ड में नहीं गए। इन्होंने किसी लाइब्रेरी की सहायता लेके वहाँ पे अलग अलग विद्वानों के द्वारा किए गए कार्य को पढ़ा है और उसके ऊपर इन्होंने अपने विचार दिए हैं, अपने लेख लिखे हैं। तो उनमें से एक स्कॉलर रहे हैं आपके कार्ल रिटर, जो हमबोल्ट के बहुत ही खास हैं, एक दूसरे के लेखन कार्रवाई की जो प्रशंसा भी करते हैं। तो आज हम कार्ल रिटर के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। तो जैसे मैंने आपको कार्ल रिटर के बारे में स्टोरी बताई थी, वैसे ही मैं चाहता हूं कि कार्ल रिटर के बारे में भी आपको ऐसे ही विचार दिए जाएं, क्योंकि कल जो कुछ बच्चों की कॉल आई, मैसेज आए, तो उन्होंने बताया कि सर रियल में जो एक स्टोरी आपने बताई, उस स्टोरी से हम कभी भी हमबोल्ट को नहीं भूलेंगे। तो कार्ल रिटर को भी कोशिश कीजिए कि उस तरीके से आप बता सकें, और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने इन विद्वानों के बारे में जो पढ़ा है, बड़ा इतना इंटरेस्ट के साथ पढ़ा है अलग अलग बुक से। तो जो भी मैंने पढ़ा, समझा या मेरे दिमाग में आया, एक स्टोरी बनी, तो वही मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। तो डियर्स, मैं आपको एक बार बता दूं, देखिए इसमें भी हमने एक बार बोल्ड किए हैं जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं, जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको कल एक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा आपका कल को, तो उस दौरान आप इस पर लिख सकें जो भी मेन पॉइंट्स हैं इनकी, चाहे मैथडोलॉजी की बात हो, चाहे इनकी थॉट की बात हो, चाहे इनकी बुक्स की बात हो, लिटरेचर वर्क की बात हो, तो उस चीज़ का हमें पता होना चाहिए कि क्या कुछ इनका मेन विचार था। तो एक बार मैं आपको कार्ल रिटर के ऊपर लेके चलता हूँ, इनके जीवनी के ऊपर, ताकि आपके माइंड में मेन इनकी एक भूमिका बन सके, कैसा इनका जीवन रहा है, कैसे ये एक कितने बड़े ज्योग्राफी के योद्धा बने। कार्ल रिटर हमबोल्ट की तरह छोटी सी उम्र में अपने पिता का साया खो चुके थे। हमबोल्ट के पिता 10 साल की उम्र में गए थे, एक्सपायर हो गए थे, जबकि कार्ल रिटर हैं जो इनके फादर 5 साल की उम्र में ही एक्सपायर हो गए थे। जो हमबोल्ट के फादर थे वो मैं आपको कंपैरेटिव बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा मिक्स ना करें इसको। हमबोल्ट के फादर एक आर्मी पर्सन थे, या मैं कहूँ जर्मनी की जो सेना थी उसमें एक अच्छी पोस्ट पे थे, जबकि हमबोल्ट, ये कार्ल रिटर हैं, इनके फादर वो आपके एक डॉक्टर थे। तो आपने ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तो जब ये 5 साल के थे तो इनके फादर एक्सपायर हो गए। ये 4 बहन भाई हैं। इन 4 बहन भाइयों के जो पालन पोषण का जो एक जिम्मेवारी है वो इनकी माँ के ऊपर आ गई थी। तो मैं आपको बताऊं, जो कार्ल रिटर हैं, जो यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं चेयर पे बैठे हुए, ये इन 4 बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा एक्टिव पर्सन थे। ये एक्टिव चाइल्ड मैं कहूँ उस दौरान। तो उस दौरान इनको जब ये छोटे थे तो वहाँ पे क्रिश्चियन शोल्जमैन ने इन बच्चों को देखा और देखा कि जो कार्ल रिटर हैं ये बड़े एक्टिव हैं। तो क्रिश्चियन शोल्जमैन कार्ल रिटर को लेके गए और उन्होंने क्रिश्चियन शोल्जमैन ने कार्ल रिटर की मदर से बोला कि मैं इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई का जो पूरा जिम्मा मैं खुद उठाता हूँ और इनको एक अच्छी नॉलेज दूंगा। मेरा अपना एक प्राइवेट पर्सनल निजी स्कूल है
जहाँ पर एक मेरे मित्र हैं गट श्मुत्स, वो मेरे सहयोगी हैं और हम डायरेक्ट नॉलेज में विश्वास रखते हैं। तो वहाँ पे इनको लेके गए और वहाँ पे डायरेक्ट नॉलेज देते थे, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाते थे, ज़रूरत पड़ते थे तो दिखाते भी थे। वहाँ पे इसने अपनी स्कूली एजुकेशन प्राप्त की गट्स मुत्स और अपने क्रिश्चियन सोल्जमैन के अंडर में। उसके बाद में ये क्योंकि फील्ड में तो कभी गए नहीं, इन्होंने गरीबी का दौर जिया था, क्योंकि इनके फादर थे वो एक छोटे से एक डॉक्टर थे, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े एक प्रसिद्ध डॉक्टर हो, और एक गरीबी के माहौल में रहे थे। तब इन्होंने जैसे ही अपनी स्कूली एजुकेशन पूरी की तो इन्होंने साथ के साथ एज ए ट्यूटर के रूप में काम शुरू कर दिया, बच्चों को पढ़ाना, और वो भी अमीर घरों के अंदर जाके। जब इसने पढ़ाना शुरू किया तो साथ में अपनी हायर एजुकेशन के लिए मैं कहूँ कि डिस्टेंस मोड जब इसके बुक्स को पढ़ा जाता है तो वहाँ पे ऐसा आता है कि एक दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत इन्होंने एजुकेशन ली। और उस दौरान ये फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन लिया, गोंटेगन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अपना ट्यूटोरियल वर्क भी अपना करते रहे। 1817 के आसपास इन्होंने ज्योग्राफी को लैटिन भाषा में ज्योग्राफी न बोल के अर्धकुंडे नाम दिया। और जब अर्धकुंडे नाम दिया तो उस अर्धकुंडे का मतलब होता है एक ऐसा विषय जो पृथ्वी का साइंटिफिकली डिस्क्रिप्शन करता हो, तो उसको इन्होंने अर्धकुंडे नाम देके इसको प्रोनाउंसिएट किया, जो इनकी एक बुक है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो पहले तो एक शब्द दिया था, फिर इन्होंने अर्धकुंडे नाम की बुक लिखी जो 19 पार्ट में थी। 19 पार्ट में बुक थी और ये जब एक्सपायर हुए 1859 में, तब तक ये बुक इनकी चलती रही। अब तक की सबसे एक महान रचना या महान कृति माना जाता है ये कार्ल रिटर की। इस बुक्स के अंदर ओनली एशिया और लीबिया मीन्स अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में और एशिया के बारे में जिक्र है। इसके अंदर यूरोप में कोई जिक्र, यूरोप के बारे में कोई जिक्र नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यूरोप के ऊपर इन्होंने 1804 में एक रीजनल ज्योग्राफी ऑन यूरोप लिखेंगे। ये 1804 में रीजनल ज्योग्राफी ऑन यूरोप, 1806 में यूरोप के 6 मानचित्र भी बनाएंगे। और उसके बाद में जैसे 1807 में बोल्ट को बड़ी एक लगन लग जाती है कि जो रीजनल वर्क किया है यूरोप के ऊपर कार्ल रिटर ने, जो आपके जर्मनी के ही हैं, उससे मिल के मिलूँ। तो ऐसे करते करते इनकी गोंटेगन यूनिवर्सिटी में कार्ल रिटर और हम्बोल्ट की दोनों की मुलाकात हो जाती है। तो वहाँ पे यानी 1807 का ईयर इन दोनों के लिए बड़ा मेन है, तो उस दौरान इनकी अच्छी एक फ्रेंडशिप हुई। तो उसके बाद में ये 1817 में इन्होंने एक शब्द दिया था और 1817-18 के बाद में इनकी बुक चल पड़ी 1818 से 1859 तक। तो इस बुक के अंदर जब आप देखते हो तो इसने बहुत यानी कहने 19 पार्ट में जिक्र किया गया और ओनली एशिया और अफ्रीका के बारे में है। इन्होंने अपनी इस लाइफ के अंदर जितना एज ए टीचर के रूप में काम किया, हम्बोल्ट ने कभी टीचर का काम नहीं किया। इन्होंने, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे कि एक कार्टोग्राफी की एक सोसाइटी थी, एक पेरिस सोसाइटी थी, तो ऐसे ही एक अमेरिकन हिस्ट्री नाम से एक सोसाइटी आएगी। उन सभी में ये एक एज ए ऑनरेरी मेंबर के रूप में भी रहेंगे कार्ल रिटर। जबकि हम्बोल्ट ऐसा कुछ नहीं थे, वो फील्ड में घूम फिर के उस चीज़ में विश्वास रखते थे। तो इस तरीके से इन्होंने अपना लेखन पे जोर दिया, न कि फील्ड सर्वे पे काम किया। और इनकी जो भी बुक रहेंगी और रहेंगी तो मैं उस डिटेल के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कम शब्दों में। बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये भी एक नॉर्मल बैकग्राउंड से थे और इन्होंने फील्ड में ना जाके लाइब्रेरियों में बैठ के इन्होंने अच्छे तरीके से अध्ययन करके अपनी बुक का संकलन किया है। और उनमें इनकी मेन बुक अर्धकुंडे रहेगी, जो आप सबने ध्यान रखनी है। अर्धकुंडे और हम्बोल्ट में अगर देखा जाए, जब इनकी मैथडोलॉजी आप चेक करोगे तो इनकी जो बुक्स हैं और हम्बोल्ट की जो बुक्स आएंगी, उनमें सिर्फ एक ही अप्रोच का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि हम्बोल्ट आपके सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करते हैं, जबकि कार्ल रिटर आपके रीजनल अप्रोच को। अदरवाइज दोनों ने कंपैरेटिव काम किया गया है, दोनों का कार्टोग्राफिक काम है, दोनों का प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के साथ काम है और दोनों का एम्पेरिकल वे से काम है। हम्बोल्ट आपके नास्तिक थे और ये आपके आस्तिक थे।
तो ये सब आपने ध्यान रखना है। और वो जो भी इनका वर्क है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको पता हो, इनकी मैथडोलॉजी क्या है, इनका लिटरेचर वर्क क्या है, इनका जीवन परिचय क्या है, तो हमें फिर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं रहती है, हमारे लिए बड़ी सहूलियत हो जाती है उस चीज़ की। तो उसके ऊपर मैं अब आ रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, क्या कुछ इनका काम रहेगा। तो देखिए, कार्ल रिटर का जो जन्म है, क्योंकि ध्यान रखिएगा हमबोल्ट कार्ल रिटर से 10 साल बड़े हैं। जब उनका जन्म 1769 में हुआ था तो 10 साल बड़े हैं, तो इसका 1779 यानी 1779 में एक सिंपल परिवार में जन्म हुआ। इनके फादर हैं वो पैसे से एक चिकित्सक हैं, यानी प्रोफेशन उनका एक डॉक्टर का है। और इनकी छोटी सी उम्र में जब ये 5 साल के थे तब इनके फादर की मृत्यु हो गई थी। और इनको एक सौभाग्य से एक अच्छे टीचर मिले, क्रिश्चियन सोल्जमैन, जो मैंने जिक्र किया था, वो इनको अपने पास ले गए। और वहाँ पे इनके एक दूसरे टीचर हैं गट्समुथ्स, जो इनको डायरेक्ट नॉलेज में विश्वास रखते हैं। और इनको इतने अच्छे तरीके से तैयार किया गया था। और वैसे भी जब इन्होंने अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया तो उन सभी बच्चों में कार्ल रिटर की बड़ी एक अच्छी लगन होती थी, उस पर बड़ा फोकस किया गया था। उनके उस फोकस या उस लगन वाले उस टोन को देख के जब एक रिफ्लेक्शन आया बाद में कि रियल में एक अच्छे स्कॉलर रहे हैं, तब हार्टशॉ ने 1939 में कहा था कि रियल में जो कार्ल रिटर ने इतना अच्छा काम किया है ना, उसके पीछे उसका श्रेय क्रिश्चियन सोल्जमैन, गट्समुथ्स को जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से, जिस तरीके से इनको तैयार किया गया था, शायद ही किसी स्कॉलर को तैयार किया गया हो। तो ये स्टेटमेंट है, आपने थोड़ा सा ध्यान दे से पढ़ लेना है। फिर इसके साथ इन्होंने ये लिखा था, बोला था ना मैंने, अमीर घरों में जाके, धनी परिवारों में जाके शिक्षक का काम किया। फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने एडमिशन लिया और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में स्टडी की। 1807 में रिटर से इनकी मुलाकात हुई और रीजनल ज्योग्राफी ऑन यूरोप के ऊपर 1804 से 12 के बीच में इन्होंने 2 खंड प्रकाशित किए। मैंने 1804 बोला था, परंतु 12 तक इनका दूसरा पार्ट भी आ गया था। और 1814 से 16 के लिए गोंटेगन यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में और साथ में फिजिक्स के, भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स के अंदर इन्होंने स्टडी की और केमिस्ट्री में, बॉटनी में और मिनरल साइंस में एजुकेशन ली। गोंटेगन यूनिवर्सिटी में छोड़ने के बाद में इन्होंने एक अर्डकुंडे नाम से ये अपनी एक बुक पब्लिश करेंगे। और ये ध्यान रखना आपने, ये जो ये थोड़ा सा बाई मिस्टेक 1817 आएगा, ये ध्यान रखिएगा, 1817 से 18 में। तो अर्डकुंडे, वैसे तो ज्योग्राफी को ये अर्डकुंडे ही बोलते हैं, जो मैंने बताया था, जिसका मतलब होता है साइंटिफिकली ज्योग्राफी के सरफेस एरिया की स्टडी करना। और फिर ये फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में इस बुक के बलबूते पर अर्डकुंडे का जिस प्रकार से पब्लिकेशन हुआ, इनकी इतना फेम बना कि इनको फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। और जब ये फ्रैंकफर्ट में बने थे तो हिस्ट्री के प्रोफेसर बने थे। आपको बता दें, बर्लिन यूनिवर्सिटी में 2 साल बाद ये भूगोल के प्रोफेसर बने। और इसी साल 1820 में इन्होंने बर्लिन ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना की। और इस तरीके से इन्होंने 1859 में 80 साल तक आयु मान ले अपना ये एजुकेशन में या ज्योग्राफी में ये देते रहे और कई इंस्टीट्यूट्स में इन्होंने पढ़ाया। और जब ये 80 साल के हुए 1859 तक, तब इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके कुछ मेन ग्रंथ रहे हैं, मेन ग्रंथ कहूँ या इनकी बुक्स कहूँ, ए ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड स्टैटिस्टिकल पेंटिंग, रीजनल, एक यूरोप के 6 मैप थे और एक रिसर्च आर्टिकल्स आए जो इनके, एक अर्डकुंडे बुक आई जो 17 से 59 तक चली 19 खंडों में, ये ध्यान रखना। और अगर देखा जाए जैसे डिकिंसन ने भी इनके बारे में स्टेटमेंट दी है और इससे ऊपर मैंने एक बोल्ड किया हुआ है, ये ऐसा बोलते हैं कि रिटर के अनुसार भूगोल और इतिहास एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, रियल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आपको पता भी है कि भूगोल और इतिहास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये ऐसी स्टेटमेंट आ सकती है। डिकिंसन, ये वही डिकिंसन हैं जो अर्बन ज्योग्राफर हैं और ये कहते हैं कि रिटर ने भूगोल को अर्धकुंडे या भूविज्ञान घोषित किया था, जिसमें स्थानीय दशाओं, सामयिक, औपचारिक और भौतिक विषमताओं के संदर्भ में स्थानों की विशेषताओं को शामिल किया गया है। यानी यही कह रहा है कि अर्धकुंडे का मतलब है साइंटिफिकली सरफेस एरिया की स्टडी करना, उसकी वेरिएशन को जानना 19 खंडों में। तो उसके बाद में ये मेथडोलॉजी आई है, इंपेरिकल है, कंपैरेटिव है, एनालिसिस एंड सिंथेसिस है, कार्टोग्राफिक मेथड है, इस तरीके से। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद में थॉट्स,
जैसे ये टेरेस्ट्रियल यूनिटी में विश्वास रखते हैं, इसको एक बार आप पढ़िएगा, बड़ा सिंपल है। और ये डिटरमिनिस्ट भी थे, प्रकृतिवादी थे, प्रगतिशील विचार रखते हैं, मैन सेंटर्ड ज्योग्राफी यानी मानव केंद्रित भूगोल पे, ह्यूमन ज्योग्राफी पर भी बड़ा फोकस रखते हैं ये। और ये कहते हैं कि शरीर की रचना आत्मा के लिए हुई है, जिस प्रकार शरीर की रचना आत्मा के लिए हुई है उसी प्रकार पृथ्वी का निर्माण भी मानव जाति के उपयोग के लिए हुआ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे इस स्टेटमेंट को एक बार शायद EMR पता नहीं KVS के अंदर पूछी थी कि ये स्टेटमेंट किसकी है। जिस प्रकार शरीर की रचना आत्मा के लिए हुई है उसी प्रकार पृथ्वी का निर्माण मानव जाति के लिए उपयोग के लिए हुआ है। तब हेटनर के मतानुसार रिटर ने मनुष्य पर इतना ध्यान केंद्रित किया कि वह प्रकृति और मनुष्य के पूर्ण संबंधों को निर्धारित करने के उद्देश्य को ही भूल गए कि वो एक दूसरे से इंटरलेटेड है। ये सबसे बड़े टेलियोलॉजिस्ट हैं। ये कई बार पेपर में आया है कि सबसे बड़ा टेलियोलॉजिस्ट कौन है, कार्ल रिटर हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। और ये प्राकृतिक प्रादेशिक उपागम को फॉलो करते हैं, यानी आपका फिजियो रीजनल अप्रोच, यानी आपका नेचुरल तरीके से, यानी कल्चरल लैंडफॉर्म को स्टडी ना करके पहाड़, पर्वत, मैदान, नदियाँ, उनका स्टडी की जाए। यानी एक किस्म से अगर मैं बात करूँ, उन्होंने उस नेचुरल रीजन के लिए लैंडर कुंडे शब्दावली का प्रयोग किया है, यानी किसी सरफेस एरिया का इस प्रकार अध्ययन करना कि जिसमें मानव की स्टडी ना हो, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फिनोमेना की स्टडी हो। कंसेप्ट ऑफ वॉल, संपूर्ण की संकल्पना, इन्होंने बताया है कि एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक ही आत्मा का वास है, सभी में एक ही आत्मा का वास होता है, सभी जीवों का एक दूसरे के साथ एक रिलेशन है। तो जो भी एक कस्टम, रीति रिवाज, सभी को इन्होंने एक तारतम्यता के साथ जोड़ने का काम किया है इन्होंने। और रीजनल ज्योग्राफी एंड सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, यहाँ पे ये कहना चाहता है कि रीजनल ज्योग्राफी के ये प्रणेता रहे हैं या उसको मानने वाले हैं। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी को हमबोल्ट ज़्यादा जोर देंगे, और ये बाद में ये भी कहेंगे कि रीजनल ज्योग्राफी और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी कोई अलग नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं, रीजनल का मतलब होता है कोई भी एक रीजन लेके उस पर काम करना, सिस्टमेटिक का मतलब होता है कोई भी एक रीजन लेके उसका क्रमबद्ध तरीके से काम करना। आप कभी इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। तो इस प्रकार मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो आपका कार्ल रिटर था, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके पेपर में क्या कुछ आ सकता है, मैंने आपको बताया कि अर्धकुंडे शब्द किसने दिया, अर्धकुंडे बुक किसकी है, कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी डेथ हुई, इनकी जो कहने का मतलब है कि जो रीजनल अप्रोच है वो आपकी हमबोल्ट से अलग है, उसको भी आपने ध्यान रखना है। और अगर देखा जाए ये एक आराम चेयर हैं, और इससे ऊपर इसके बारे में ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा। हालांकि इनका काम बहुत ज़्यादा हमबोल्ट और इनके साथ मैच करता है। इसी के साथ आपको आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।